लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इसके बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 था। अब क्वेश्चन नंबर 44 42 था, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46। ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ तो 43 में आपसे बोला हुआ है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। तो यार ये लॉन्गेस्ट सैटेलाइट होता है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ऑर्बिट के भी नाम होते हैं, ठीक है। एक अर्थ के नीचे होता है उसे कहते हैं लियो, ठीक है, लीस्ट अर्थ ऑर्बिटल। एक होता है मियो जो अर्थ के थोड़ा मीडिएट रेंज में होता है, और एक सबसे दूर होता है तो उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी। उसी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है यहाँ पे। आप 43rd क्वेश्चन में जाके इसको समझ सकते हो। 44th क्वेश्चन की बात की जाए तो 44th क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। आप उसको भी रीड कर लेना। 45th में जो है वो आपसे वही यूजेस पूछा हुआ है, और 46th में जो है वो अगेन जियो स्टेशनरी के यूजेस पूछा हुआ है। 47th में भी पोलर सैटेलाइट के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें आपसे एक्सप्रेशन पूछा हुआ है टोटल एनर्जी का। गाइस टोटल एनर्जी की जब बात की जाती है तो टोटल एनर्जी को हम ई से लिखते हैं। ई हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास कुछ काइनेटिक भी होता है और कुछ पोटेंशियल भी। काइनेटिक ई के से और पोटेंशियल यू से। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं और केवल पोटेंशियल को वी से लिखते हैं। एक 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए तो अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। यार मेरे को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G(m)m/r। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आपको ये फॉर्मूला पीछे पोटेंशियल के डेफिनेशन में पढ़ा दिया गया है। वो क्वेश्चन नंबर 35 के आसपास है। आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से ये समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है -G(m)m/r और काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv², राइट। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी है 12mv0 का स्क्वायर, राइट। हमें पता है कि एनर्जी कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा एक और छोटी सी बात, ये जो v0 है अपने पास यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। ओके ऑर्बिटल वेलोसिटी है v0। तो हम यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल v0 की जगह हम कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे v0 को रिप्लेस किया गया है, यहाँ पे, और हम इसको रिप्लेस कैसे कर रहे हैं? √Gm/r। ये हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है। v0 की वैल्यू होती है √Gm/r। तो इसकी जगह हमने v0 की जगह ये डाल दिया Gm/r। अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, ये चीज़ कट गया। अब आपके पास आता है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आप कैसे लिखते हैं? टोटल एनर्जी अगेन वही लिखते हैं काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल, राइट। ये काइनेटिक है। तो अब काइनेटिक तो आप यार सीधा ये लिख दो जो अभी आपने सॉल्व किया था। काइनेटिक आपने ये सॉल्व किया था 12mg(m)m/r। हाफ ये आ गया 12m ब्रैकेट में कैपिटल Gm/r, ठीक है। ये आपके पास काइनेटिक निकल के आ गया। प्लस में यहाँ पे पोटेंशियल था -Gm/r, ठीक है। तो यार ये चीज़ देखो यहाँ पे ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक। पोटेंशियल की जगह लिख देंगे -Gm/r, प्लस में काइनेटिक की जगह लिख देंगे 12Gm/r। जो ये वाली डेरिवेशन पूरी काइनेटिक की सॉल्व करिए, टोटल एनर्जी सॉल्व होकर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी टोटल एनर्जी निकल के आ गई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कैपिलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैपिलर्स ने प्लैनेट के ऊपर कुछ थ्योरीज दी थी अपनी कि भाई कैसा कैसा कुछ मोशन होता है। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसने कहा था कि हर एक प्लैनेट जो है वो सन के आसपास मूव करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई। यानी कि इसी बंदे ने पहली बार यूं बताया, ये चीज़ बताई थी कि यार सेंटर में प्रेजेंट होता है सन, और सन के आसपास होते हैं ऑर्बिट, और इन्हीं ऑर्बिट में जो है वो प्लैनेट्स वगैरह मूव करते हैं। मान लीजिए अर्थ है तो ये ऑर्बिट में मूव करेगा। कोई दूसरा प्लैनेट, तो मान लीजिए कि मरकरी है, वो अपने ऑर्बिट में रोटेट करेगा। तो सेंटर में सन है। अब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि ये फोकाई का मतलब क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या है। यहाँ पे आ जाइए, जैसा इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये एक ऑर्बिट है, ठीक है, ये सन है। अब क्योंकि ये सर्कुलर शेप तो होता नहीं है, ये एलिप्टिकल शेप होता है। तो जब आप एलिप्स की बात करते हैं तो मैं आपके लिए एक प्यारा सा एलिप्स ड्रॉ करता हूँ। तो यार ये रहा आपका एलिप्स, ये बन गया अपना एलिप्स, ठीक है। अब यार एलिप्स में ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन होगी आपके लिए डायमीटर। अगर सर्कल होता तो ये भी डायमीटर, पर क्या ये दोनों डायमीटर इक्वल है? नहीं, ये लेंदी है और ये छोटा सा डायमीटर है, राइट। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये रेडियस नहीं होता, क्यों? ये फोकाई होता है, फोकस होता है। तो यार इस पॉइंट पे ना इनका कहने का मतलब क्या है कि सन जो है किसी एक देखो ये भी फोकस है, तो सन या तो इस फोकस पे प्रेजेंट होगा या इस फोकस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये भी फोकस हो सकता है। इसके टोटल 4 फोकस हो गए, 1 फोकाई, 2 फोकाई, 3 फोकाई और 4 फोकाई। सन इनमें से किसी भी एक फोकाई पे प्रेजेंट हो सकता है, राइट। तो सन फिलहाल यहाँ प्रेजेंट है, देखिए। और बाकी प्लैनेट उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। फर्स्ट उसमें लॉ ऑफ ऑर्बिट में उसने यही चीज़ बताई गई थी कि फोकाई पे सन प्रेजेंट होता है और प्लैनेट उसके आसपास चक्कर काटते हैं। बाकी आप थ्योरी आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज का मतलब क्या है? उसका कहना ये था
कि मान लीजिए कि सन जो है, सपोज अगर सन यहाँ प्रेजेंट है इस जगह पे, ये मान लीजिए मैं वो बनाता हूँ, और फिर ये सन मान लीजिए इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, सपोज करते हैं। तो जो प्लैनेट है, सपोज प्लैनेट, ओके, तो जो प्लैनेट है अपना, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, तो जो प्लैनेट रोटेट करेगा तो कितना एरिया स्वैप करता है, तो प्लैनेट एरिया स्वैप करता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था, तो इन्फॉर्मेशन दिया था कितना एरिया स्वैप करता है, तो आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो है यहाँ पे इन्होंने लॉ ऑफ पीरियड्स के बारे में बता रखा है। लॉ ऑफ पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बता रखा है कि कितना समय लगता है। तो आप ध्यान से देखो, नोटिस करो एक बात कि यार ये ना, ये मेरे पास 4 एक्सिस हो जाती है एक तरह से, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। एक पे तो सन खुद ही प्रेजेंट है, 3 खाली हैं, अगर तीनों को रेडियस बोलेंगे तो तीनों का क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब तीनों को एक साथ रखेंगे तो आर क्यूब बन जाएगा। उनका कहना ये होता है कि जो टाइम का स्क्वायर होता है, जो टाइम का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, ठीक है। टाइम का स्क्वायर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के। टाइम क्या है यहाँ पे, कितना समय लग रहा है एक प्लैनेट को चक्कर काटने में, ठीक है, ये टाइम का स्क्वायर हो गया। और आर क्यूब क्योंकि 3 जो रेडियस वो खाली है तो इसी के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा उनका कहना था। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, भैया आएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है, इस कांस्टेंट को कहते हैं के, ठीक है, और के जो है प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 2 डिफरेंट प्लैनेट वी कैन राइट एट। अब मान लीजिए कि 2 अलग अलग प्लैनेट है, तो सपोज कीजिए कि भाई पहला वाला प्लैनेट है वो ये वाला मोशन लेके जा रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ T1 और यहाँ पे कर देता हूँ R1, ठीक है। दूसरा प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट अगर सपोज ये है तो उसके लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का क्यूब, R2 का क्यूब, राइट। तो इन्हीं दोनों का रेशियो लिया यहाँ पे, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये वाला आ गया, ठीक है। तो जिसका डिस्टेंस लार्जर होगा आप देख सकते हो उसको भी टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, बस ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिलर्स के, व्हाट इज कैपिलर्स प्रॉब्लम। तो यार कैपिलर्स प्रॉब्लम एक डेरिवेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।